The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 अगस्त 2012 को अहमदाबाद में दिया। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि हर आदमी देश के लिए काम करता है, मेरा भी हर काम देश हित में है, देश के विकास से जुड़ा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी कभी बहुत तकलीफ करते हैं क्योंकि फिर नीतियों पर भी प्रभाव होता है। अब मुझे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बना हूं, मैं 12 साल हो गए मुझे इस काम करते करते, तो मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत लाभ मिला है। मैं कोई भी फाइल आती थी, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स। मुझे पता है, पूरी हिस्ट्री मालूम है, मैं मिनटों में डिसीजन ले सकता हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत लाभ हो रहा है। देखिए, अहमदाबाद शहर एक जमाने में दुनिया के सबसे एयर पॉल्यूटेड 3 सिटी में था। आज दुनिया के सबसे अच्छे एयर पोल्यूशन फ्री सिटी में अहमदाबाद है, और वो हमने सीएनजी का डिसीजन लिया, तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा, जिस दहेज की आप चर्चा कर रहे हैं, आपको कौन मिला मुझे मालूम नहीं, अच्छा होता कोई दूसरा मिल जाता, दूसरी बात बता देता आपको। अभी एक इंटरनेशनल फोरम ने दुनिया में इस प्रकार के स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, उसका एक सर्वे किया है, स्टडी किया है, और बहुत डिटेल में स्टडी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनवायरमेंट का, ग्रीन वहां स्थिति का, ये सारी चीजों का स्टडी किया है। और शंघाई, दुबई, ये सारे उसके अंदर है। और दुनिया में 25 टॉप बेस्ट ऐसे एरिया निकाले हैं, उसमें हिंदुस्तान से एक ही का नंबर लगा है, और वो दहेज है, आपकी जानकारी के लिए। और सारे पैरामीटर में हिंदुस्तान का एक ही टॉप माना गया है, वो दहेज माना गया है। भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति एक पेड़ को संभाल करके पेड़ बड़ा बनाता है, वो भी राष्ट्र का ही काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक गरीब आदमी भी कूड़ा कचरा उठा करके सही जगह पर डाल देता है, मैं मानता हूं वो देश का ही काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी विक्रम साराभाई भी हम ही देते हैं। मैं पूरा करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये बात सही है कि बाय एंड लार्ज गुजरात को ये उलझन नहीं है कि सरस्वती पूजा करूं कि लक्ष्मी पूजा करूं, और उसके दिमाग में लक्ष्मी पूजा प्रायोरिटी हो जाती है। उसको लगता है कि लक्ष्मी पूजा पहले कर लो, सरस्वती पूजा अपने आप हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता रहता हूं, हमारे यहाँ दिवाली के दिनों में चोपड़ा पूजन होता है, यानी जो अकाउंट बुक्स होते हैं उसके पूजन चोपड़ा पूजन बोलते हैं। मैं कहता हूं चोपड़ा पूजन बहुत किया, चोपड़ी पूजन करो, किताब की पूजा करो, मैं कहता रहता हूं। और ये बात सही है कि सिर्फ लक्ष्मी से कुछ होना नहीं है, बिना सरस्वती आई लक्ष्मी कभी भी लौट जा सकती है। और जो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसमें आपके विचार से एकदम 100% सहमत हूं। और गुजरात ने कुछ उस दिशा में कदम उठाए, आपको जानकर के खुशी होगी। 3 इंस्टीट्यूट का आपने नाम दिया, मैं कुछ और जोड़ दूं। जब 2001 में मैंने दायित्व लिया था, तब मेरे राज्य में 11 यूनिवर्सिटीज थी। आज मेरे राज्य में 42 यूनिवर्सिटीज हैं। और यूनिवर्सिटी कहने को यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी में उसने अपनी जगह बना ली है। गुजरात ने पहली बार दुनिया में, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। जिस प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ रहे हैं और ग्लोबली उसका रूप ले लिया है, उस स्थिति में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का अपना एक रोल है। वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड और इंटरपोल के साथ हम काम कर रहे हैं, हम कनाडा के साथ काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ काम कर रहे हैं। दे आर लीडिंग इन द सिक्योरिटी वर्ल्ड, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आज हमारी वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है। मित्रों, हम डेमोग्राफिक बेनिफिट की हम बात करते हैं। हम 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। भारत युवा है, सबसे युवा दुनिया में है। इस युवा की शक्ति का उपयोग क्या होगा? हमारी सोच है कि पूरे विश्व को मोर देन 15 मिलियन टीचर्स की जरूरत है। पूरे विश्व को बेस्ट क्वालिटी टीचर्स। यहां भी बैठे हुए किसी को भी पूछो कि आपके जीवन की सबसे पहली एक अगर इच्छा है तो क्या है? वो कहता है मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा। बंगला में गाड़ी सब बाद में आता है, पहली प्रायोरिटी हर माँ बाप की है अपने बेटे की उत्तम शिक्षा। उत्तम शिक्षा उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिल्डिंग में नहीं है। उत्तम शिक्षा का सबसे बड़ा आधार होता है उत्तम टीचर। वी आर फर्स्ट इन इंडिया वी हैव स्टार्टेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, अलग यूनिवर्सिटी बनाई। और मेरा सपना है 10th के बाद 12th के बाद जो बच्चे टीचिंग प्रोफेशन को स्वीकार करना चाहते हैं, उनका ग्रेजुएशन ही टीचिंग में होना चाहिए। उसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी आनी चाहिए, उसको मॉब साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, वेदर इट्स अ साइंस टीचर और इंग्लिश टीचर और लिटरेचर टीचर, कुछ भी हो। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और मैं सपना देखता हूं वो दिन दूर नहीं होगा जैसे IIM में कैंपस इंटरव्यू होते हैं और 1 करोड़ 2 करोड़ में वहां से लोगों को उठा के ले जाते हैं। एक दिन आएगा टीचर्स के कैंपस इंटरव्यू होंगे और लोग 2-2 करोड़ रुपए देकर के टीचर्स को उठाएंगे। वो दिन आएगा और मैं सोच रहा हूं हिंदुस्तान टीचर एक्सपोर्ट करे। 15 मिलियन टीचर्स की दुनिया को जरूरत है। हमारे पास यूथ पावर है, हम दुनिया को टीचर एक्सपोर्ट करें। और अगर हम टीचर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से उसकी ताकत ज्यादा होती है। हम डॉलर और पाउंड लेकर के आए, लेकिन अगर हम टीचर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा कल्चर लेकर के जाता है और एक पूरी पीढ़ी को वो अपने कब्जे में लेता है और पूरे विश्व में हम अपना पगडंडा जमा सकते हैं। अगर ये सपना लेकर के गुजरात ने एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई है जो अर्बन मैनेजमेंट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बन चुका है। यूनिवर्सिटी का रिजोल्यूशन हमने पास कर दिया असेंबली में, लेकिन चूंकि वो मणिनगर में है, जिस मणिनगर में मुख्यमंत्री वहां के MLA हैं, इसलिए दुर्भाग्य से मेरे गवर्नर साहब ने उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है, जिसका फोकस है अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये विजनरी चीजें हैं। और सिर्फ मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं कर रहा, जो लोग बदलते हुए दुनिया को जानते हैं, बिल्डिंग बन चुका है भाई, लेकिन और असेंबली ने रिजल्ट कर दिया था। और जिस कानून को लेकर के बाकी यूनिवर्सिटियां बनी है, वही कानून उनके लिए था, रिजेक्ट कर दिया है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा कोस्टलाइन गुजरात में है, 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन। आज हिंदुस्तान का माइनर पोर्ट का प्राइवेट कार्गो हिंदुस्तान का 80% हैंडल गुजरात करता है, 80% ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक कारणों से गुजरात को मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिली। आज देश में कोई पोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। हमने मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया है, हमने पोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गुजरात का 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा ये हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनने वाला है। इतना वाइब्रेंट होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एंड फॉर दैट यू रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हम उस पर बल दे रहे हैं। देखिए, तो दवाइयां सस्ती मिलनी चाहिए और इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों में रिसर्च, इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और आज इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। ये गरीब आदमी को दवाई कम से कम खर्च में मिलनी चाहिए और इसके कानूनी प्रबंधन भारत सरकार के माध्यम से हो सकते हैं, तो स्टेट उनको सपोर्ट भी करेंगे।
क्योंकि ये सारे विषय भारत सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये करना पड़ेगा। दूसरा विषय है कि डॉक्टरों का होना। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है, और जो है वो भी डोनेशन सिस्टम से चलने वाली साउथ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसके कारण मेडिकल कॉलेजेस को हिंदुस्तान के और भागों में अवसर नहीं मिलता। गुजरात के सपना उठाया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज करना चाहते हैं। मैं जब आया था तब करीब 563 मेडिकल कॉलेज थी। आज वो संख्या हमारी करीब 5000 तक पहुंचने को जा रही है विद इन 10 ईयर्स। कल भी मैं जूनागढ़ में था, एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके आया। हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं है तो आप गांवों में अच्छे डॉक्टर नहीं दे पाएंगे। हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक वो व्यवस्था नहीं है तो जैसे हमारी 108 सेवा है, 108 के कारण आज हम, जैसे हमारे यहाँ 108 में मोर देन 30,000 विमेन का डिलीवरी 108 में हो, माँ भी बच गई, बच्चा भी बच गया, तो फिर हमें इस प्रकार की मोबाइल व्यवस्था खड़ी करनी होगी, और हम उसका नेटवर्क कर रहे हैं। दूसरा विषय है इंश्योरेंस। मैं ये जो इस दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं, और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, और कार में बैठा हुआ कोई भी पैसेंजर हो, उसको अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस का वो बेनिफिशियरी होता है। क्या हम हॉस्पिटल बेड के इंश्योरेंस का कंसेप्ट ला सकते हैं? उस बेड पर जो आएगा उसको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर कार में किसी की भी कार हो, कोई भी आदमी बैठा हो, एक्सीडेंट हुआ तो ही इज बेनिफिशियरी, तो अस्पताल में क्यों नहीं होना चाहिए? इफ यू हैव अ 400 बेड हॉस्पिटल, ऑल द बेड्स आर इंश्योर्ड, और कोई भी पेशेंट वहां आएगा, ही इज अंडर द इंश्योरेंस। एक नए सिरे जमाने, मैं प्रधानमंत्री को बोल चुका हूं, लेकिन अब वो इतने बिजी हैं कि पता नहीं कब मेरी बात सुनाएंगे। देखिए, जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे, हम क्या कारण है कि हर इंडिविजुअल के इंश्योरेंस के पीछे लगे रहे? बेड इटसेल्फ शुड बी इंश्योर्ड। अगर उसका इंश्योरेंस हो गया है तो अपने आप वहां आने वाला पेशेंट, अगर उसका 2000 का खर्चा हुआ, 20,000 का खर्चा हुआ, और कुछ और हुआ, ही विल बी द बेनिफिशियरी। आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आवश्यकता है, दैट वी कैन बी डू। देखिए साहब, अगर ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाना होता है। 3 पिलर की इकोनॉमी है जिसको हमने स्टैंडर्ड करना होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा सर्विस सेक्टर। गुजरात इज ए मॉडल स्टेट इन दिस केस कि हमने तीनों पिलर पर इकोनॉमी को डेवलप किया है। गुजरातीज आर द बेस्ट टूरिस्ट, बट गुजरात वाज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सर्विस सेक्टर में जो लाना है तो टूरिज्म द बेस्ट एरिया, गरीब से गरीब आदमी को कम से कम पूंजी से रोजी रोटी देने का अवसर देता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा एक्सपर्टाइज भी नहीं चाहिए। टूरिज्म ऐसे ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला भी कमाएगा, पापड़ बेचने वाला भी कमाएगा, हर गरीब पे गरीब आदमी कमाएगा। हमने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर के उस दिशा को आगे बढ़ाया, और आज हर घर में मैसेज दे दिया है कि भाई अगर आप गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये हमने बिल्कुल दिमाग में फिट कर दिया। मेरा मत है रिसेशन इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि दुनिया की कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद करना नहीं चाहती, दुनिया की कोई कंपनी ताला लगाना नहीं चाहती है। उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट चाहिए। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देना है तो आपको लो कॉस्ट लेबर चाहिए, इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर हिंदुस्तान ये 3 चीजें प्रोवाइड करे, सारी दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान को पसंद करेगी, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चर चीजों करके वो दुनिया के बाजार में जाएंगे। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।